हाय एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर का जो हम कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और आई एम वेरी हैप्पी कि इस चैप्टर का तो लास्ट टॉपिक है ही। इनफैक्ट ये फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी आपका लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद आपकी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और तो ये टॉपिक है आपका मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड। क्लियर। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या किया, हमने ये पढ़ा कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, ठीक है। अब वो सारा हमने पढ़ ली, प्रॉब्लम्स पढ़ी कि एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है, बेसिकली उनका इम्पैक्ट क्या होता है और रीज़न क्या है उनके पीछे, क्यों वो होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं, हमें पता है दोनों, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, इनको बेसिकली हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे आज, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रिंगिंग चेंज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। क्योंकि हमारी जो दोनों प्रॉब्लम है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, दोनों एग्रीगेट डिमांड की प्रॉब्लम की वजह से होती है। या तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जब बहुत ज़्यादा हो जाती है सप्लाई के कंपैरेटिवली, तो उसको हम एक्सेस डिमांड बोल देते हैं। और अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है एग्रीगेट सप्लाई के कंपैरेटिवली, देन दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए, मतलब वो ना वो एक्सेस में रहे ना डेफिशिएंट में रहे, तो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं। तो ऐसे दो मेजर्स होते हैं, दो स्टेप्स होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक होता है फिस्कल मेजर्स और दूसरे होते हैं मॉनेटरी मेजर्स, क्लियर। अगर हम फिस्कल मेजर्स की बात करें तो फिस्कल मेजर्स वो मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट लेती है अपने फाइनेंसेस को ध्यान में रख के, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, और मॉनेटरी मेजर्स वो होते हैं जो सेंट्रल बैंक लेता है। ये पहले आप बात को क्लियर कर लें अपने, कि फिस्कल मेजर्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड मॉनेटरी मेजर्स आर टेकन बाय सेंट्रल बैंक, क्लियर, जो हमारा आरबीआई है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब अगर हम फिस्कल मेजर्स की बात करें तो फिस्कल मेजर्स में आपके गवर्नमेंट जो है दो तरीके से कंट्रोल कर सकती है एग्रीगेट डिमांड को। किस तरह? एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करना मीन्स लोगों के हाथ का पैसा कंट्रोल करना, कि उनको ज़्यादा पैसा दिया जाए या उनसे पैसा लिया जाए। अगर वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास पैसा ज़्यादा है, तो दैट मीन्स आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट विल ट्राई टू टेक दैट मनी किसी ना किसी तरीके से, कि उनके पास जो बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है जिससे डिमांड इकोनॉमी में बढ़ गई है, उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी जिससे पैसा कम रहे लोगों के पास में, ठीक है। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है, यानी दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड कम है इकोनॉमी में और सामान ज़्यादा है, दैट मीन्स लोगों के पास पैसा कम है, दे आर नॉट रेडी टू कंज्यूम और टू इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी जिससे उनके हाथ में पैसा आ जाए, मनी की सप्लाई बढ़ाएगी इकोनॉमी में, ठीक है। तो हम क्या, गवर्नमेंट क्या काम करती है? पहला करती है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। जो गवर्नमेंट अपने रेगुलर खर्चे करती है बड़े बड़े, जैसे कि रोड्स बनवाती है और हाईवेज़ बनाती है, और आप बोल सकते हैं हॉस्पिटल, कुछ भी जो पब्लिक एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया, उसमें बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है ना। तो वो एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है उससे लोगों की सैलरी आती है, पैसा आता है, और जो वो ज़रूरतें अपनी पूरी नहीं कर पा रहे थे पहले, अब उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा आ गया वो लग्जरी में चले जाते हैं। तो इस तरह से लोगों की डिमांड बढ़ गई होती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी स्पेंडिंग में चेंजेस लाएगी। अगर उसको लग रहा है कि हाँ भाई पैसा ज़्यादा हो गया है इकोनॉमी में, तो वो अपने जो खर्चा अब तक रोड्स वोड्स इन सब में जो अननेसेसरी खर्चे थे कुछ, उनको अपने कम करेगी। जो उसकी एक्सपेंडिचर पॉलिसी थी कमिंग ईयर के लिए, उसमें खर्चे कम करेगी, जिससे इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा ना जाए, क्लियर। दूसरा तरीका जो गवर्नमेंट के पास होता है वो होता है चेंज इन टैक्सेस। टैक्सेस के रेट जो है वो ज़्यादा करना या कम करना। अगर गवर्नमेंट को लगता है लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट टैक्सेस के रेट बढ़ा देगी, जिससे लोगों के पास थोड़ा कम पैसा रहे, ठीक है ना। और अगर लगता है कम पैसा है, जितना उनको डिमांड करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर टैक्सेस के रेट थोड़ा से कम कर देगी, जिससे लोग थोड़ा सा सेव कर पाएँ और फिर कंज्यूम ज़्यादा करें, क्लियर। तो ये हमने पढ़े फिस्कल मेजर्स थे आपके, ठीक है। अभी सेकंड जो होंगे वो होंगे मॉनेटरी मेजर्स।
मॉनेटरी मेजर्स जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक लेता है, दैट मीन्स यू कैन से RBI विल टेक दीज मेजर्स। ये दो तरीके के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली ये बोल सकते हो कि RBI के हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं, ये सेम पूरा का पूरा टॉपिक जो है ये आपने मनी चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है आपका। मतलब इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो मैं इस टॉपिक में आपको कराऊंगी। ये सेम अगर आप मेरा वो वाला वीडियो भी जाके देखेंगे, मेरा या किसी और का भी, तो ये आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी मैं एक बार आपको फिर से ये टॉपिक करा दूंगी, ठीक है ना। तो इन्हें बोला जाता है मॉनेटरी मेजर्स विच आर टेकन बाय सेंट्रल बैंक एंड फिस्कल मेजर्स विच आर टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, अब हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये चीज़ तो हमें पता है कि चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और चेंज इन टैक्सेस क्या है। हमें मॉनेटरी मेजर्स के बारे में बेसिकली पढ़ना है कि मॉनेटरी मेजर्स में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के बीच में क्या आता है, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको मनी चैप्टर का भी बीच में याद आएगा, बैंकिंग जो हमने पढ़ा था उसमें था सब कुछ, बट फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। मॉनेटरी मेजर्स दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम पहले पढ़ते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स कितना देना, मनी की आप एक तरह से क्वांटिटी देख रहे हो कि ज़्यादा देना है या कम देना है इकोनॉमी में पैसा, तो वो सेंट्रल बैंक को सोचना है कि क्या करना है। तो उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है बैंक रेट। बैंक रेट पहला तरीका है। बैंक रेट किसको बोलते हैं? बैंक रेट is that rate at which central bank lend money to commercial bank to meet long term needs। जो कमर्शियल बैंक की लॉन्ग टर्म नीड्स है, बड़े ज़रूरतों के लिए उसको जो पैसा चाहिए, जैसे हम लोगों को अगर घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो हम बैंक से लोन लेते हैं। सेम वे कमर्शियल बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो क्या करता है, सेंट्रल बैंक से बोरो करता है। अब सेंट्रल बैंक अगर कमर्शियल बैंक को ज़्यादा रेट में पैसा देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा, तो कमर्शियल बैंक आगे जो लोगों को पैसा देगा, लोन देगा, वो भी उसको, क्योंकि वो उसे भी तो अपना वो खर्चा पूरा करना है, तो वो लोगों के ऊपर डाल देगा। वो जो लोग उससे लोन लेंगे उनको भी महंगे रेट पे देगा। तो इस तरह सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, इकोनॉमी में पैसा कंट्रोल कर सकता है कि अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो रेट बढ़ा देगा अपना, जिससे कमर्शियल बैंक को महंगा पड़े उससे लेना लोन। तो कमर्शियल बैंक लोगों पे शिफ्ट करेगा वो लोन का खर्चा, तो इससे वो लोगों का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, तो लोग थोड़ा सा डिस्करेज फील करेंगे। जितना लोन पहले ले रहे थे या जितना क्वांटिटी में ले रहे थे उसे कम लेंगे, बिकॉज वो उनका खर्चा बढ़ा देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे होगा, तो दे विल फील डिमोटिवेटेड और डिस्करेज्ड, राइट। तो इसे बोला जाता है बैंक रेट एंड इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। जैसा बैंक रेट है सेम आपका होता है रेपो रेट। रेपो रेट सेम है, जिसको हम RR भी बोलते हैं। इट इज़ फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स। तो दोनों के तरीके सेम हैं, बस ये लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन होता है। तो सेंट्रल बैंक के ऊपर है कि वो बैंक रेट बढ़ाए या कम करे, रेपो रेट बढ़ाए या कम करे। क्लियर, ये 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड आता है रिवर्स रेपो रेट, जिसको हम RRR भी बोलते हैं। RRR क्या है कि जब जैसे हमारे पास जब सरप्लस मनी होता है, सेविंग्स से हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं मनी को, एंड वी गेट इंटरेस्ट ऑन दैट। क्लियर। तो अगर हमें इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, तो हम ज़्यादा मनी सेव करना चाहेंगे, बिकॉज वी वांट टू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट, मोर इंटरेस्ट। और हमें लगेगा यार इंटरेस्ट के तो रेट ही बहुत कम है, कोई फ़ायदा ही नहीं है बैंक में डालने का, तो हम कम करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा होगा तो हम उतना नहीं डालेंगे बैंक में। सेम वे कमर्शियल बैंक भी अपने सरप्लस मनी को सेंट्रल बैंक में डालता है, RBI में डालता है। तो अगर RBI उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देगा तो वो ज़्यादा मनी प्रेफर करेगा सेंट्रल बैंक में रखना, बजाय लोगों को लोन देना। तो इस तरह भी सेंट्रल बैंक इस तरीके से भी मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा या कम कर सकता है। अगर वो अपना रेट बढ़ा देगा इंटरेस्ट का, दैट मीन्स नाउ कमर्शियल बैंक विल प्रेफर टू गिव मनी टू सेंट्रल बैंक इंस्टेड ऑफ गिविंग टू पब्लिक। ठीक है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर दैट। तो इसे बोला जाता है RRR रेट। और अगर सेंट्रल बैंक को पैसा कम करना है तो वो रेट अपने बढ़ा देगा, और अगर ज़्यादा बढ़ाना है इकोनॉमी में तो अपने रेट को कम कर देगा, जिससे फिर कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट रहेगा सेंट्रल बैंक में सरप्लस मनी देने का, वो पब्लिक को प्रेफर करेगा देना।
क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की जिनको हर कोई बेसिकली आप मान सकते हो कि उनको परचेज़ करना चाहेगा, ख़रीदना चाहेगा, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, अगर उसको लगता है कि मुझे इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ानी है, ठीक है, बढ़ानी है यानी पैसा ज़्यादा देना है इकोनॉमी में, वो क्या करेगा, जो ऑलरेडी इकोनॉमी में जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज़ कर लेगा। परचेज़ करेगा तो उन परचेज़ करने के बदले सेंट्रल बैंक को पैसा देना पड़ेगा लोगों को, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो चाहे पब्लिक हो। पैसा देगा तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी। और अगर लगता है कि नहीं, इकोनॉमी में पैसा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, कम करना है, तो वो क्या करेगा, अपनी सिक्योरिटीज़ जो उसके पास ऑलरेडी हैं उन्हें बेचेगा मार्केट में। और बेचेगा तो लोग जो परचेज़ करेंगे वो सेंट्रल बैंक को पैसा देंगे सिक्योरिटीज़ के बदले, तो इकोनॉमी में जो पैसा है एज अ होल कम हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्लियर? एंड नंबर 5 दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ LRR, लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो जो है वो ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक है उसको रखने पड़ते हैं। अब वो रिज़र्व कमर्शियल बैंक को दो तरीके से रखने पड़ते हैं। कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसको वो सेंट्रल अपने जो रिज़र्व है वो सेंट्रल बैंक के पास रखता है, और कुछ पोर्शन उसे अपने पास रखना पड़ता है। वो सारा पैसा लोगों को लोन में नहीं दे सकता जो कमर्शियल बैंक है। तो जो पोर्शन, तो कुछ जो पोर्शन वो अपने पास रखा है, उसने लोन नहीं दिया, जो रखना पड़ रहा है, वो इसलिए होता है कि कब पता नहीं लोग अपना विड्रॉ करने लगे मनी, कितना मनी विड्रॉ करेंगे, तो एक एटलीस्ट उनके पास कुछ मनी होना चाहिए। तो जो मनी उसने अपने पास रखा दैट इज़ कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। दैट दिस इज़ द मिनिमम परसेंटेज विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। और जो उसने रिजर्व का पार्ट अपना सेंट्रल बैंक के पास रखा दैट इज़ कॉल्ड CRR। CRR इज़ द मिनिमम परसेंटेज केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद सेंट्रल बैंक, ठीक है। बाकी को वो लोन दे देगा। तो ये जो परसेंटेज जो फिक्स होती है, ये मिनिमम कि इतना तो करना है इज़ फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक उसको फिक्स करता है कि आपको इतना तो मिनिमम रिजर्व रखना ही है अपना मनी। तो सेंट्रल बैंक अगर कमर्शियल बैंक को बोल दे कि भाई पहले बोला कि आपको 10% अपना रिजर्व रखना है अपने पास, बाकी 90% आप लोन दे दो, तो ठीक है। अब अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि भाई इकोनॉमी में मनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और लोग और बढ़ा देंगे, डिमांड ऑलरेडी बढ़ रही है, मनी सप्लाई कम करनी है, तो वो कमर्शियल बैंक को बोलेगा कि अब ये परसेंटेज मैंने 20 कर दी, नाउ यू नीड टू पुट 20% विद यू, ओनली 80% यू विल गिव द लोन। तो इस तरह से इकोनॉमी में जो पैसे की जो सप्लाई थी वो सेंट्रल बैंक ने कम कर दी, क्योंकि रिजर्व्स का पैसा ज़्यादा बढ़ाने को बोल दिया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो इसको SLR और CRR ये रिजर्व्स होते हैं, क्लियर। तो अभी हमारा ये क्वांटिटेटिव मेजर्स जो हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आपके कवर हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट आपके आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव क्या होता है, बेसिकली हम क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, कहाँ कहाँ देना है आपको, किस सेक्टर में देना है, कहाँ देना है, उसकी डिपेंड, मतलब यहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं करते कितना, यहाँ हम डिसाइड करते किसको, बेसिकली कि मनी सप्लाई कहाँ किस सेक्टर में बढ़ेगी, किधर एरियाज़ में ज़्यादा दिया जाएगा, कहाँ कम दिया जाएगा। जिसमें फर्स्ट है इंक्रीज़ इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वी कैन से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ द डिफरेंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंट। एक्चुअली क्या है, जब भी हम भी लोन लेने जाते हैं तो अगर लोन के बदले वी नीड टू पुट सम सिक्योरिटी की, हमें इतनी सिक्योरिटी अगर हमें चाहिए लोन, मान लीजिए 50 लाख का चाहिए, तो हमने 50 लाख तक की कोई सिक्योरिटी बता दी है, उसके बदले अगर हमें 50 की बजाय हमें 40 लाख तक का लोन मिलता है, ठीक है। पूरा उस क्वांटिटी का नहीं मिलता जितनी आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है। तो अगर वो लोन आपको ज़्यादा मिल रहा है, आपको मतलब 50 लाख की सिक्योरिटी रखी और आपको 95 लाख तक का लोन मिल गया, देन यू विल बी हैप्पी। बट अगर 50 की सिक्योरिटी रखी और यू आर गेटिंग 30 लाख अगेंस्ट दैट, तो आपको लगेगा यार कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैंने इतनी सिक्योरिटी रखी और इतना कम लोन मिल रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड द मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सेंट्रल बैंक जो है वो गाइड करता है कमर्शियल बैंक्स को कि आपको किन लोगों को सिक्योरिटी के बदले में ज़्यादा आपको देना है, लेंड करना है मनी, और किन को कम करना है, क्लियर। तो अगर वो मार्जिन को बढ़ा देता है कमर्शियल बैंक, तो लोगों जो हैं इससे क्रेडिट राशनिंग जो है, बेसिकली जो पैसा लोगों को मिलना है वो कम मिलेगा, और अगर कम कर देता है उस मार्जिन को तो लोगों को पैसा ज़्यादा मिल जाएगा, क्लियर। मॉरल सुएशन क्या होता है, सेकंड पॉइंट, मॉरल सुएशन इज़ जस्ट
कॉम्बिनेशन ऑफ परसुएशन एंड प्रेशर, कि मतलब सेंट्रल बैंक एक तरह से परसुएट भी करता है कमर्शियल बैंक को, या फिर यू कैन से प्रेशर भी करता है, चाहे लेटर के थ्रू चाहे कुछ भी, कि जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, चाहे कि इकोनॉमी में पैसा बढ़ाना है कम करना है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं वो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को बोलता है कि उनके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करे, कि सेंट्रल बैंक पुट ऑन कमर्शियल बैंक टू गेट देम एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, कि किन कहाँ पैसा ज़्यादा जाएगा कहाँ कम जाएगा वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा, और उनको चाहे लेटर के थ्रू चाहे मीटिंग्स के थ्रू कैसे भी बोलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मॉरल सुएशन। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? इसमें भी आप बोल सकते हो कि क्रेडिट राशनिंग, बेसिकली आप किसको देना है, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा लोन देना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को कम देना है, ठीक है। तो ये सारा जो है सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है और वो डायरेक्शंस देता है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक गिव डायरेक्शंस टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पस टू पर्टिकुलर सेक्टर। तो इसको बोला जाता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, कि कहाँ पे क्रेडिट दिया जाएगा कहाँ नहीं दिया जाएगा, इस तरह से इकोनॉमी में पैसा कंट्रोल किया जाता है, सप्लाई को। क्लियर? तो ये पॉइंट्स, जो तीनों पॉइंट्स हैं, ये आपके आते हैं क्वालिटेटिव के अंदर, और इससे पहले जो हमने पढ़े थे 5 वो आते हैं क्वांटिटेटिव के अंदर। क्लियर? तो अब हम क्या कर लेंगे, अभी हमने ये पढ़ लिया कि बेसिकली मॉनेटरी मेजर्स में क्या क्या चीज़ें आई हैं। अब बस हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि अगर एक्सेस डिमांड है तो आपको इन सब मेजर्स को कैसे यूज़ करना है, और अगर डिफिशिएंट डिमांड है तो आपको इन मेजर्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। ओके, पहले हम कर लेते हैं मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। अगर इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है सप्लाई के कंपैरेटिवली, तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में पैसा अच्छा खासा है लोगों के पास, बिकॉज दे आर डिमांडिंग मोर। तो ये क्यों हुआ है? ड्यू टू राइज इन मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट ईजी टर्म्स। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा, इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ गई है, या फिर लोन लोगों को ईजिली मिल रहा है, ठीक है, क्रेडिट आराम से मिल पा रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो पहले हम फिस्कल मेजर्स पढ़ते हैं जो गवर्नमेंट लेती है। तो गवर्नमेंट के पास 2 थे, या तो अपनी जो स्पेंडिंग्स हैं, जो उसके एक्सपेंडिचर पॉलिसी है उसको कम करें, जो उसने बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही थी हाईवेज़, रोड्स, अलग अलग चीज़ों पे अननेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, जिससे लोगों के पास पैसा आ रहा था उसकी वजह से, उसको डिक्रीज़ करें। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ फिस्कल मेजर्स। अगर आपके आएंगे क्वेश्चन में तो आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिखेंगे, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। सेकेंड, टैक्सेस बढ़ा देगी, जिससे लोगों के पास कम पैसा रहेगा, तो ये भी आपको इंक्रीज़ कर देगी टैक्सेस, ठीक है। तो लोगों के पास कम पैसा बचेगा, दे विल स्पेंड लेस देन, डिमांड भी कम हो जाएगी। अब हम आते हैं मॉनेटरी मेजर्स। ये वाले मॉनेटरी हैं। इसमें क्या है, हमने इनकी वजह से मनी की सप्लाई कम इकोनॉमी में करनी है। तो अगर क्वांटिटेटिव की बात करें तो उसमें क्या करेंगे? जो बैंक रेट है, सेंट्रल बैंक जो है बैंक रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। क्लियर? अभी हमने बैंक रेट पढ़ा, क्योंकि बैंक रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक को महंगा पड़ेगा, वो आगे शिफ्ट करेगा लोगों को, वो भी महंगा पड़ेगा, तो लोग कम लोन लेंगे। ऐसे ही रेपो रेट भी बढ़ा देगा, आरआरआर भी बढ़ा देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में भी आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको क्या करेगा वो, अगर उसको इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम करनी है तो उसके लिए वो अब बेचेगा, सेल करेगा बेसिकली सिक्योरिटीज़ को, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। तो उससे जो है पैसा इकोनॉमी में कम होगा। और एलआरआर का जो रिज़र्व जो बोला है उसने बैंक को रखने के लिए, उसको भी बोलेगा बढ़ा देगा। अब लोग रिज़र्व ज़्यादा रखेंगे कमर्शियल बैंक, और आगे जो लोन देना है लोगों को वो कम दे पाएंगे। तो दीज आर क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव की बात करें तो इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स सिक्योरिटी के अगेंस्ट कितना लोन मिल रहा है उसको मार्जिन को बढ़ा देना, मीन्स सिक्योरिटी ज़्यादा की है और लोन उसके बदले कम मिल रहा है, तो लोग इससे कम लोन लेने के लिए ट्राई करेंगे, क्रेडिट जो होगा वो कम मिलेगा लोगों को। मॉरल सुएशन मीन्स अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बताना कहाँ लोन दिया जाएगा कहाँ नहीं, तो ये वाला मेथड मॉरल सुएशन का। एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, किस सेक्टर में देना है किस में नहीं देना है, तो उसको डिक्रीज़ करनी है मनी सप्लाई तो वो मना कर देगा, इस सेक्टर में अब आप मनी नहीं क्रेडिट देंगे, कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन दे देगा इस बात की। क्लियर? तो ये हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो गए थे, ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो गए थे। अब क्या है, जो बिल्कुल हमने एक्सेस डिमांड पे पढ़े हैं, डेफिशिएंट डिमांड में जस्ट ऑपोजिट है। क्लियर? तो डेफिशिएंट डिमांड कब होती है? जब आपकी एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। तो इसमें फिस्कल मेजर्स की अगर बात करें जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, वो इंक्रीज़ कर देगी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स को, जिससे लोगों के पास पैसा बढ़े।
टैक्स को जो है डिक्रीज़ कर देगी, इससे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। मॉनेटरी मेजर्स की बात करें, उसमें क्वांटिटेटिव की बात करें तो डिक्रीज़ इन बैंक रेट, डिक्रीज़ इन रेपो रेट, डिक्रीज़ इन रिवर्स रेपो रेट, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ को परचेज करेगी, सेंट्रल बैंक परचेज करेगा और लोगों को पैसा देगा उसके बदले में, तो दैट विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और डिक्रीज़ LRR, जो उसे रिजर्व बोला हुआ है रखने के लिए कमर्शियल बैंक को, उसे कम कर देगा, सो दे कैन लेंड मोर मनी टू पीपल। तो ये आपका डिक्रीज़ इन LRR, क्लियर। और अगर क्वालिटेटिव की बात करें तो डिक्रीज़ इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी नाउ दे विल गेट मोर मनी अगेंस्ट द सिक्योरिटीज़, तो ये डिक्रीज़ कर दिया। एडवाइस टू एनकरेज लैंडिंग, जैसे पहले डिस्करेज करा हुआ था कि कम पैसा देना है, अब एनकरेज करेंगे, ठीक है। विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग, पहले क्रेडिट राशनिंग थी कि इस सेक्टर में आप मनी नहीं देंगे, इसमें देंगे, उसको हटा देगा। नाउ दे कैन फ्रीली गिव मनी टू सेक्टर्स, अदर सेक्टर्स ऑल्सो। तो ये तरीके हैं जिससे वो मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक बढ़ा सकता है और ये गवर्नमेंट बढ़ा सकती है। क्लियर, आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आपको चैप्टर्स क्लियर कराने की, और आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मैक्रो भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, सिंगल डाउट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर आपको लगता है मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो मैं वो बनाऊंगी, बट आपको उसके लिए मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना पड़ेगा, बिकॉज़ मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे डाउट है, तो वो आप प्लीज़ बताएं। और आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, प्लीज़ शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।